Okay, students, once again, welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. After a very, very long time, I am back. Actually, for your information, there was some technical problem. Mobile was not working properly. Therefore, I was unable to upload the videos, but now it's fine. So, students, as you know that you are studying friction chapter. So at first I would like to request all of you, जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस यूट्यूब चैनल को, तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलता कर रहे, और वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट, जैसे आप लोग को पता है कि वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, और ये हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। तो जो बच्चे वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख लेंगे और आप नोट्स बना लेंगे ताकि यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस ऑल्सो। तो आप लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हैव अपलोडेड, पहला वीडियो में अपलोड कर चुका, ये सेकंड वीडियो है। तो इन फर्स्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रिक्शन एंड काउजेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन का काउजेज क्या क्या है, वो फ्रिक्शन कैसे काउज करता है, किसके कारण होता है। तो वी हैव सीन दैट देयर आर थ्री काउजेज। फर्स्ट वन irregularities of surfaces, सेकेंड वन adhesive force एंड थर्ड वन प्लॉइंग इफेक्ट। तो आई होप आपको चीज़ें बेहतर से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि ऑन विच फैक्टर्स फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स एंड सम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वी विल सी इट एंड सम एप्लीकेशन ऑल्सो वी विल सी इट। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द शो। तो सबसे पहले चलिए पेन और कॉपी के साथ बैठते हैं और नोट्स को बनाते जाएंगे। और वंस अगेन, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या इफेक्ट करता है, फ्रिक्शन को क्या इफेक्ट करता है, on which factor it depends। तो first it depends on the nature of surfaces in contacts। friction depends on the nature of surfaces in contacts। आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स तभी दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है जहां पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है। तो वो दोनों सरफेस के ऊपर, सरफेस के बीच में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है, उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आपको सरफेस रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। तो मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि इफ सरफेस इज रफ, इफ रफनेस इज हायर, देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो विल बी हायर। If roughness will be lesser, means surface will be smoother, then frictional force will be very very less। So that is the things, ये कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस। मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रिक्शन जो होता है दो सरफेसेस में एग्जिस्ट करता है, दो सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, इन बिटवीन देम। तो एग्जाम्पल ग्लास एंड रबर, जैसे ग्लास और रबर को दोनों को एक दूसरे को टच कराए हैं तो उनके बीच में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे कोई टेबल रखे हैं तो नीचे वो पृथ्वी के साथ जहाँ सतह कांटेक्ट वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। हम लोग चलते थे, हमारे पैर और जमीन के सतह के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं और जो दूसरे सरफेस है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ड्यू टू दैट फ्रिक्शनल फोर्स ओनली ऑब्जेक्ट जो होता है अपना जिस पोजिशन में होता है उसी पोजिशन में रहता है, वो खुद से वो मूव नहीं करता है। तो अभी मैंने बताया तो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। पहला, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड the two surfaces press together। as more surface in contact and more bonds are formed, more bonds to break means more friction। समझ में आ रहा है क्या बता रहा है? एक तो हो गया आपका वही कि कितना रफ और कितना स्मूथ है। दूसरा कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, मतलब वो एक दूसरे से कितना हार्ड एक दूसरे से चिपका हुआ है। एक दो जो सरफेस, दोनों सरफेस जो है जो कांटेक्ट में है वो दोनों एक दूसरे से कितना हार्ड प्रेस्ड है एक दूसरे के साथ, कितना हार्ड कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ। एक नॉर्मली कांटेक्ट है, जैसे एक सिंपल कहने की बात है, जैसे मैं एक टेबल पे वो क्या रख देता हूँ कि क्या बोलते हैं उसे, रुई जो होती है वो हम लोग रख देते हैं।
और दूसरा हम लोग ईंट रख देते हैं, तो कौन हार्डली प्रेस करके रहेगा टेबल पे? ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा होगा। तो जिसका मास ज़्यादा जो होगा वो हार्डली प्रेस करके रखेगा, तो उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन रुई जो है, रुई हल्का है, व्हाट रुई इज इट्स वेरी हैविंग वेरी लेस मास, तो ये क्या करेगा, उतना हार्ड कांटेक्ट पे टेबल पे नहीं होगा, तो लेस फ्रिक्शन लगाएगा, इसलिए इजीली हम लोग उसको फूंक भी मारते हैं तो उड़ जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट, ओनली द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इंक्रीजेस फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो परपेंडिकुलर फोर्स, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? द परपेंडिकुलर फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अनदर सरफेस। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ईंट रखने का और रुई रखने का, तो ईंट के द्वारा जो टेबल पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? ऊपर से, उसके मास के कारण ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री में लग रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक ईंट रख दिया, ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसके मास के कारण? तो इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये जितना ज़्यादा ऊपर से हमारा मास, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से नीचे की तरफ लगाएगा, तो ये कांटेक्ट जो है, ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा मैंने क्या बताया कि उसका नेचर, मतलब अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, रफनेस कम होगा मतलब स्मूथर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। आप लोग को पता है कि स्प्रिंग बैलेंस इज मेनली यूज टू फाइंड मेजर वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग बैलेंस, इसका बहुत जगह आप लोग देखते होंगे, कोई चीज़ें को वजन करने के लिए यूज किया जाता है, वजन, भारी वजन चीज़ों को आप देखते होंगे, उसके अंदर ये आपका ये हैंगर टाइप का होती है, यहाँ पे इसमें टांग दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? टांग दिया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करने के लिए। कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, वी कैन सी इट। So we can see it here, we can see it by using a spring balance. By using a spring balance we can measure frictional force. How can we measure it? We can see it. Okay, हम लोग देखते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक टेबल है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका कुछ वजन होगा, अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको खींचेंगे, इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे मूव कराने के लिए। अब हम खींचेंगे तो इस पर फोर्स बल लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो मान लो ये मूव नहीं किया, 3 न्यूटन लगाएं तो भी ये मूव नहीं किया, 4 न्यूटन लगाएं तब भी नहीं मूव किया। लेकिन जैसे ही 5 न्यूटन लगाए, जैसे हम लोग 5 न्यूटन लगाए, ये मूव करने लगा। तो किससे खींच रहे हैं हम लोग? या स्प्रिंग बैलेंस से खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे तो हमारा इसमें प्लस पॉइंट क्या होगी? क्या स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग स्केल है वो हमें यहाँ पे दिखाते जाएगा कि कितना फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं। तो जैसे ही देखेंगे कि हम लोग जैसे 5 न्यूटन फोर्स लगाए, जैसे ये 5 न्यूटन पे अगर आ गया रीडिंग, जैसे 5 न्यूटन लगाए, ये ब्लॉक हमारा मूव करने लगा। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 5 न्यूटन फोर्स हमको इस साइड में लगाना पड़ रहा है, इस साइड में लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए। तो ऑब्वियसली है कि 5 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, तभी तो इस 5 न्यूटन, या तो फिर थोड़ा सा कम इस साइड में लग रहा होगा, तो इसको इधर लग रहा था 5 न्यूटन से थोड़ा सा कम, तभी तो इसको इधर हमें 5 न्यूटन लगाना पड़ रहा है इसको खींचने के लिए अपोजिट साइड में। तो ये तो इधर अपोजिट में जो फोर्स लग रहा था, मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? द अपोजिंग फोर्स जो विच अपोज द मोशन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, और हम लोग जो रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं वो इधर लगा रहे हैं। तो ये 5 न्यूटन में अगर मूव कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इधर भी जो लग रहा था वो 5 अप्रॉक्स नियर टू 5 न्यूटन लग रहा था। तो इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना था। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना है? 5 न्यूटन है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है। ओके गाइस,
तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्प्रिंग बैलेंस लगा करके हम लोग कैसे फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस से पुल करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उस स्प्रिंग बैलेंस में क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है। वेट का एसआई न्यूटन क्या होता है, वेट का एसआई न्यूटन न्यूटन होता है, ओके। और फोर्स का भी एसआई न्यूटन न्यूटन होता है, ऐसे यूनिट न्यूटन होता है, सॉरी एसआई यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और वेट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इधर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, उसको पुल किए तो दिखाएं कि रीडिंग में 5 न्यूटन लगाए, मतलब इसमें हमारा 5 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। सो गाइस लाइक दिस वे वी कैन मेजर, व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। So using frictional force balance, spring balance, we can find the frictional forces opposed by different materials। हम लोग किसी भी मटेरियल में इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि सैंड पेपर्स गिव्स अ हायर रीडिंग एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। ऑब्वियसली देगा, सैंड पेपर आप लोग देखे होंगे घरों में, सैंड पेपर का यूज किया जाता है, वो हम लोग देखते होंगे जंग वगैरह छुड़ाने के लिए, घरों पे लोहे में जंग छुड़ाने के लिए तो सैंड पेपर देखते हैं, उसमें रफ सरफेस होती है। और यहीं पे स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील चादर देखते होंगे, स्टील का चदरा देखते होंगे, वो स्मूथ सरफेस होती है। तो स्मूथ सरफेस है तो उसमें इजीली ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड कर जाएगा, लेकिन सैंड पेपर पे इजीली स्लाइड नहीं करेगा। वो रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको हायर रीडिंग देगा। क्या देगा, हायर रीडिंग देगा। ओके गाइस, सो दिस वाज दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पॉलिशिंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट टू चेंज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को हमें चेंज करना है तो सरफेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो पॉलिश करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, पॉलिश अगर कर देंगे किसी सरफेस को तो फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, फ्रिक्शन घटेगा। ऑब्वियसली पॉलिशिंग कर रहे हैं मतलब सरफेस को स्मूथ बना रहे हैं। अगर सरफेस आप लोग देखते होंगे कि जब मिट्टी में चिकनी मिट्टी होती है तो चिकनी मिट्टी में हम लोग जल्दी फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस स्मूथ बन जाती है वहाँ पे। तो हम लोग पॉलिशिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मेकिंग सरफेस स्मूथ, वी आर मेकिंग सरफेस स्मूथ, मतलब वी आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें में अगर फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करना है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सरफेस को स्मूथ करेंगे। इसका मैं एक बहुत सा एकदम अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि टायर जो होती है, गाड़ी की जो चक्का होती है, टायर होती है, जब उस टायर में बड़े बड़े गोटियाँ होती है तो वो देखना आपकी स्लिप नहीं करता है, वो आपका स्लिप नहीं करता है। आप देखते होंगे कीचड़ में भी चले जाए तो गाड़ी आगे आसानी से बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो टायर जो है स्मूथ होता जाता है, गोटी उसका जो है घिसता जाता है, आप देखते होंगे मिट्टी में जाने के बाद वो चक्का राउंड मारने लगता है, वो आगे आसानी से नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि वो जो सरफेस है चक्का का वो स्मूथ हो चुका है, तो फ्रिक्शन कम हो चुका है। फ्रिक्शन कम हो चुका है तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स कम है। तो अपोजिंग फोर्स कम है तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स कम है तो आपका चक्का आसानी से मोशन में चला जाएगा। Okay guys, so polishing the surface reduces irregularities and therefore makes the surface smooth and it reduce friction, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो मैंने अभी बताया। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज, ये डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर में FN लिखा हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं ये जगह पे FN लिखा है, और नीचे देख सकते हैं कि W लिखा है, ये वेट है। तो FN का मतलब हुआ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे क्या हो गया, वेट हो गया। ओके गाइस, जैसे देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या बताया कि फोर्स अप्लाइड दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर एग्जर्ट करे, परपेंडिकुलरली एग्जर्ट कैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका कुछ अपना वेट होगा, इसका क्या होगा, अपना कुछ वेट होगा। अब इस वेट किधर लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग टेबल पे रखते हैं तो वो टेबल पे जो वेट रखते हैं, क्या वो वेट टेबल से नीचे चला जाता है, क्या टेबल से नीचे नहीं चला जाता है। क्या वो जमीन के नीचे अंदर चला जाता है, कि मान लीजिए टेबल पे नहीं, किसी जमीन पे हम रख दिए हैं, अगर हम जमीन पे रख दिए हैं तो क्या वो वजन जो है जमीन के नीचे जाता है, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है,
क्योंकि जितना वेट नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ लगता है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। ये जो ऊपर की तरफ जो लग रहा है, ये जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है, जो नीचे वेट जो आपका नीचे की तरफ वजन लग रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो कैंसिल कर रहा है। इसलिए हमारा जो वजन है वो नीचे जमीन में अंदर नहीं चला जाता है, वो आपको जमीन के ऊपर ही बना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं, जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो करता है, क्या काम करता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन, आई थिंक इन द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जब हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आप लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब मैंने बताया था कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इनके बीच में जो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, ये रेस्ट बॉडी के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो friction due to the body at rest with surface is contact is called static friction। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो और उसके बीच में कॉन्टैक्ट सरफेसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम को गौर से देखेंगे, इस डायग्राम को गौर से देखने की कोशिश करिए। आप नीचे देख सकते हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या तो इसको सिंपल वेट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही हुआ। उसके बाद इधर जो अप्लाइड फोर्स है, इधर हम लोग अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और उसका अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स तो क्या रहता है, वो किधर रहता है, किस डायरेक्शन में रहता है, मोशन के जस्ट अपोजिट रहता है। अगर अप्लाइड फोर्स हम लोग इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स काम किधर करेगा, इसका उल्टा इधर काम करेगा। और अभी मैंने बताया कि ऊपर जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये चार फोर्सेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हमेशा लगता है। तो आपको ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है और इसको बना लेना है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में इसलिए है क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स जो अभी हम लगा रहे हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स से कम लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा लगाने लगेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये हमारा किधर आ जाएगा, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कहना लेने लगेगा। कौन से फ्रिक्शन कहना लेने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग यहाँ देखते हैं, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें देखते हैं। सो द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और मोशन के समय में जब उसके सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट आप लोग को दे देता हूँ कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि एक सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। तो जब ये मोशन में है लेकिन स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करते हुए मोशन में है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि इसमें एक चक्का रख दिए, ऐसे एक व्हील रख दिए, इसको पुश करेंगे तो चक्का क्या करेगा, रोल करेगा, ऐसे करके रोल करेगा। तो रोल करने के टाइम में इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट यू विल राइट in rolling friction, sliding friction, the friction that comes or that exists when one object slide over another, the frictional force which exists in when one object slide over another object। और rolling friction क्या बोलेंगे कि rolling friction exists when one object roll over another object। So like this you will write the definition of sliding friction
एंड व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब स्लाइड करेगी, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब रोल करेगा तो फ्रिक्शन उसमें कम लगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ट्रक में चक्का लगी होती है, या तो फिर बड़े बड़े जो हम लोग ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कराते हैं तो उसके नीचे चक्का लगा देता है। ट्रक क्या हैवी लोड है, उसके नीचे चक्का लगी हुई, गाड़ियों के नीचे चक्का लगी हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन, अगर स्लाइडिंग कराते हैं, मान लेते कि ट्रक को स्लाइड करवा करके लेके जाते हैं यहाँ से पंजाब, बताओ कब तक जाता। लेकिन रोलिंग हम लोग जब व्हील लगा दिए तो क्या वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है तो हमारा इजीली हेवी लोड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे हैं, तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लेंगे। आई होप एक वीडियो और इस चैप्टर की बनेगी, तो आप लोग यहाँ तक नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से उसको रिमेंबर भी कर लेंगे। और जो बच्चे अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट व्हेन एवर आई विल मेक द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।